काली और गोरी बहू की भूख। रजनी रसोई में बैठी रोटी बना रही होती है, तभी उसके साथ सत्यवती उसे आवाज लगाती है। अरे बहू, ओ रजनी बहू, अरे ओ काली कलोटी करमजली कहाँ मर गई। सास की आवाज सुनकर रजनी भागी भागी बाहर आती है। जी माँ जी, बुलाया? क्यों री मेरी काली बहू, कान क्या कोल्हापुर छोड़ आई है? जल्दी से खाना ले आ, मुझे भूख लगी है। लाई माँ जी। रजनी जल्दी से सत्यवती को खाना परोसती है। सत्यवती बड़े ही मजे से चटकारे ले लेकर खाना खाते हुए बोलती है। अरे वाह, इस भरवा भिंडी के साथ गर्मा गर्म घी लगे पराठे खाने का मजा ही अलग है। क्यों री मेरी कल्लो बहू, तेरे पास कोई और काम धाम नहीं है जो यहाँ खड़ी खड़ी मेरे खाने को घूर कर नजर लगा रही है? चल भाग यहाँ से, भिकमंगन कहीं की। इस तरह थोड़ी थोड़ी करके सत्यवती भिंडी की सारी सब्जी अकेले खा जाती है और रोज की तरह बेचारी बहू को आज भी रात का बचा खुचा बासी खाना खाना पड़ता है। दरअसल सत्यवती अपनी बहू को कभी भी अच्छा खाना नहीं खाने देती थी। सत्यवती के इस कड़वाहट का कारण रजनी का काला रंग था, क्योंकि सत्यवती हमेशा से गोरी और सुंदर बहू लाना चाहती थी। इसीलिए वो अपने छोटे बेटे अनुज की शादी गोरी सुंदर कीर्ति से कर देती है। कीर्ति बहुत ही घमंडी और मन मिजाजी लड़की थी। आजा मेरी सुंदर बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर। सासू माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे मेरा कमरा बता दीजिए। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। डोंट टच मी जेठानी जी, तुम्हें अपने काले हाथों से मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं है। अनुज बेटा, कीर्ति बहू को कमरे में ले जा। अनुज कीर्ति को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह गोरी बहू मजे से अपने कमरे में देर तक सोती रहती है। वहीं काली बहू सुबह जल्दी उठकर घर का काम करके भरी गर्मी में सभी के लिए खाना बनाती है। तभी कीर्ति टेबल पर आकर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मगर ये क्या, अभी तक डाइनिंग टेबल पर नाश्ता ही नहीं लगा? अरे मेरी प्यारी बहू, तू परेशान क्यों होती है? मैं अभी तेरे लिए खाना मंगवाती हूँ। रजनी बहू, जल्दी से नई बहू के लिए नाश्ता ले आ, मेरी गौरी बहू को बहुत भूख लगी है। रजनी जल्दी से थाली में खाना लगाकर कीर्ति के सामने परोसती है। तभी कीर्ति खाने की थाली को गुस्से में घूर घूर कर देखती हुई कहती है। ये क्या सासू माँ, सिर्फ एक तरह की सब्जी? मेरे मायके में नाश्ते में कम से कम 3 तरह की सब्जियाँ बनती थी, मगर यहाँ तो इस एक तरह की सब्जी से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे मेरी गौरी बहू, गुस्सा क्यों करती है? ठहर। अरे रजनी बहू, जा कीर्ति बहू के पसंद की दूसरी सब्जी बना ला। गोरी बहू की एक फरमाइश पर सत्यवती उसके लिए दूसरी सब्जी बनाने को बोल देती है, जबकि रजनी न जाने कितने महीनों से ताजी सब्जी खाने को ही तरस रही थी। अपनी सास के इस फर्क पर रजनी रसोई में आकर फूट फूट कर रोती है। आज के फर्क से साफ हो गया कि सासू माँ सिर्फ सुंदरता की भूखी हैं, इसीलिए उन्हें मुझ गरीब काली बहू की भूख से कोई वास्ता नहीं। इसी तरह दिन ढलते गए। हर दिन कीर्ति की फरमाइश का ही खाना बनता और वहीं दूसरी तरफ अब तक भी काली बहू के लिए कुछ नहीं बदला था। उसे आज भी रूखा सूखा खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ती। फिर एक दिन, सासू माँ, मैं रोज रोज घर का खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। अरे कीर्ति बहू, तेरे कहने पर ही तो मैं तेरी पसंद का मटर पनीर पालक पनीर बनवाती हूँ। मगर माँ जी, मुझे ये पालक पनीर और मटर पनीर भी आजकल दाल रोटी के जैसा ही लग रहा है। मुझे कॉन्टिनेंटल खाना खाना है। क्यों ना आज हम दोनों सास बहू खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले? कीर्ति बहू, बाहर कितनी धूप और गर्मी पड़ रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी सुंदर बहू का गोरा रंग धूप में ढल जाए, इसीलिए तू खाना घर पर ही ऑर्डर करवा ले। इस तरह सत्यवती अपनी गोरी बहू के लिए महंगा कॉन्टिनेंटल खाना घर पर मंगाती है, जिसे देखकर रजनी भी हिचकते हुए कहती है। माँ जी, मेरा बहुत दिनों से मटर मशरूम्स की सब्जी खाने का ना मन कर रहा है, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। आहा, क्यों री मेरी काली बहू, तेरे कंगले मायके वालों ने क्या मेरे पास मनी ऑर्डर भेजा है जो मैं तेरी फरमाइश पर फ्री फोकट के पैसे लुटाऊं? तू ताज़ा खाना खाएगी तो रात का बचा बासी खाना क्या तेरा बाप खाएगा? चुपचाप से वही खाना खा ले। माँ जी, ये तो सरासर नाइंसाफी हुई। एक तरफ तो आप कीर्ति की छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी करती हैं,
वो जब जो खाने को कहती है आप उसकी फरमाइश को पूरी करने में पैसे खर्च में बिल्कुल भी नहीं सोचती। फिर एक मेरे ही साथ ऐसा फर्क क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम काली हो और मैं गोरी हूँ। तुम्हारे पास न रूप है न खूबसूरती, इसलिए अच्छा खाना खाकर तुम करोगी क्या? तुम्हारी औकात रूखा सूखा खाने की है। काली मनहूस कहीं की, तेरी ये मजाल तू मुझसे सवाल करे। अब तुझे रूखा सूखा भी नहीं मिलेगा। अरे तुझ जैसी भूखी भिखमंगी को खिलाने से अच्छा है मैं ये सारा खाना गली के कुत्तों को खिला दूंगी। ऐसा कहकर सत्यवती थाली का बचा हुआ अच्छा खाना और रसोई का सारा खाना भी गली के कुत्तों के आगे डाल देती है। ये देखकर गोरी बहू मन ही मन बहुत खुश होती है। वहीं बेचारी काली बहू उस रात भूखे पेट ही सो जाती है। अगले दिन के साथ गोरी बहू अपनी सास को पूरी तरह से भड़का देती है, जिसके बाद सत्यवती बेचारी काली बहू को 2 दिनों तक भूखा रखती है, जिसका फायदा उठाकर गोरी बहू खाने की मेज पर बैठकर खाना खाती है। अरे वाह, ये गर्मा गर्म आलू के पराठे और दही खाकर तो गर्मियों के इस मौसम का मजा ही दुगना हो गया। माँ जी, शाम को हम खाने में क्यों ना अपनी काली जेठानी से कड़ी चावल बनवाएं? माँ जी, देवरानी जी, क्या मैं भी आपके साथ बैठकर थोड़ा खाना खा लूं? 2 दिनों से मेरे पेट में खाने का एक दाना भी नहीं गया है। अरे अरे, मेरी काली जेठानी को भूख लगी है, आओ ना बैठो, लो खाना खा लो। ऐसा कहकर कीर्ति अपनी थाली का झूठा खाना रजनी के आगे बढ़ा देती है। लो, भूख लगी थी ना, फिर खाओ जेठानी जी। तुम खुशनसीब हो जो तुम्हें मेरा झूठा खाना खाने को मिला है। गोरी घमंडी बहू जानबूझकर रजनी को अपना झूठा खाना खाने को दे देती है। भूख की आग में जूझ रही बेचारी काली बहू चुपचाप से वो झूठा खाना खा लेती है। इसी तरह परेशानी के साथ बेचारी काली बहू को अक्सर आधा पेट खाकर रहना पड़ता। वहीं कीर्ति भूख से बढ़कर खाना अपनी थाली में लेती और भूख से भी ज्यादा खाती। फिर जब उसका पेट भर जाता तो बचा हुआ खाना कूड़े में फेंक देती। एक दिन कीर्ति काली बहू को ललचाकर खाना खाती है, तभी भूख से छटपटाते हुए काली बहू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। देवरानी जी, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। अरे अरे अरे, मेरी काली जेठानी को फिर से भूख लग गई। चलो आज मैं तुम्हें नई तरह से खाना देती हूँ। ऐसा कहकर गोरी घमंडी बहू थाली में से घी में चुपड़ी रोटी उठाकर बेचारी काली बहू को रोटी दिखा दिखाकर उसे ललचाती है। ये लो, लो ना। कीर्ति, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये रोटी दे दो। गरीब लाचार की भूख उसे जो न कराई। कई दिनों की भूख से तड़प रहे बेचारी काली बहू को अपने से ही खाने की भीख मांगनी पड़ती। रजनी बेहोश हो जाती है और ये सारा नजारा दरवाजे पर खड़ा गोपाल देख लेता है। रजनी, रजनी उठो। कीर्ति, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो अपनी रजनी को आपके भरोसे छोड़ गया था, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी गोरी बहू मेरी रजनी को भूखा रखेगी और आप तमाशा देखेंगी। भूख के कारण रजनी की बिगड़ती हालत को देखकर गोपाल उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर्स कमजोरी के कारण उसे इंजेक्शन देते हैं और रजनी के होश में आते ही गोपाल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहता है, रजनी, एक पल को तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, मगर भगवान ने तुम्हें बचा लिया। अब तुम्हें ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दोनों अलग रहेंगे, ताकि तुम्हें ना तो रूखा सूखा खाना पड़ेगा और ना ही भूखा रहना पड़ेगा। अजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला एक घर तोड़कर मैं अपनी खुशियों का घर कैसे रखूंगी? और क्या एक माँ से उसका बेटा छीनकर मैं खुशी से रह पाऊंगी? अपनी बहू को खुद के लिए इतना सोचता देखकर सत्यवती की आंखों के आगे अपनी भूखी काली बहू पर किए अत्याचार की कड़वी यादें झांकने लगती हैं और वो कहती है, रजनी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म ढाए, तुझे रूखा सूखा खाने के सिवा कुछ नहीं दिया, मगर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जेठानी जी, इन सारे फसाद की असली जड़ तो मैं ही हूँ। मैं समझती थी कि दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ है और जिसके पास रूप है दुनिया उसे ही आदर मान देती है, मगर मैं गलत थी। माँ जी ने मेरे खाने की हर फरमाइश को पूरा कर दिया, शायद इसीलिए मैं आपकी भूख कभी देख ही नहीं पाई। कीर्ति, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। इसके साथ गोरी घमंडी बहू का घमंड हमेशा के लिए चूर चूर हो जाता है और वहीं सत्यवती को भी अपनी काली बहू की कदर हो जाती है, जिसके बाद वो खुशी से अपनी काली बहू के मनपसंद का खाना बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाती है।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अग्नि के 7 फेरों के साथ संध्या की शादी जीतू के साथ हो जाती है और वह अपने ससुराल चली आती है। संध्या का ससुराल एक कमरे में सिमटा हुआ था। ये देखकर संध्या के आंखों में बसे अरमान एक ही क्षण में टूट गए। हे भगवान, मेरे ससुराल में तो एक ही कमरा है। ससुराल को लेकर कितने सपने देखे थे मैंने, मगर ये कमरा देखकर तो लगता है सारी जिंदगी इस एक कमरे में ही काटनी पड़ेगी। संध्या ऐसा सोच ही रही होती है, तभी उसके दोनों देवर दीपक और संजय उसका गृह प्रवेश कराते हैं। आइए संध्या भाभी, इस घर में आपका स्वागत है। ऐसे ही थोड़ी देर बीत जाती है और देवर भाभी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। तभी दीपक संजय से कहता है, संजय, आज भाभी और भैया के लिए खास दिन है, चल बाहर चलकर सोते हैं। इसके बाद दोनों देवर तकिया और चादर उठाकर छत पर सोने चले जाते हैं, मगर अगले ही पल वह मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। संजय, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ सो पाएंगे। देखना मच्छर कितनी तबाही मचा रहे हैं। दीपक मेरे भाई, बस आज रात भर की बात है, सो जा। दोनों भाई सोने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर नींद न आने पर थक हार कर आधी रात नीचे आकर कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। ये आधी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कौन है? भाभी, दरवाजा खोलिए प्लीज। संध्या जल्दी से दरवाजा खोलती है, तभी उसके दोनों देवर अंदर आते हैं और हिचकते हुए बोलते हैं, भाभी, छत पर बहुत ही ज्यादा मच्छर भिनभिना रहे हैं, क्या हम कमरे में सो जाएं? हाँ देवर जी। जगह की कमी के कारण संध्या को शादी की पहली ही रात अपने दोनों देवरों के साथ वो कमरा बांटना पड़ता है, बल्कि उसे एक कमरे में सेकती में सोना पड़ता है। अगले दिन संध्या सुबह उठ जाती है। देवर जी और ये तो अभी तक सो रहे हैं, कमरे की सफाई इनके उठने के बाद कर दूंगी, तब तक किचन का काम खत्म कर लेती हूँ। इसके बाद संध्या कमरे के कोने में बनी हुई रसोई की स्लैब साफ करके सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है, जिससे पूरा कमरा गर्मी के भपके से भर जाता है और तीनों भाइयों की नींद टूट जाती है। देवर जी, आप दोनों तो उठ गए, जल्दी से नहा धो लीजिए। इसके बाद संध्या अपने पति जीतू और दोनों देवर को नाश्ता परोसती है। संध्या, मैं काम पर जा रहा हूँ। जीतू के जाने के बाद संध्या के दोनों देवर कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और संध्या के दोनों देवर सारा दिन कमरे में बैठे रहते हैं, जिस कारण संध्या को अपने पति के साथ अकेले में वक्त बिताने का समय नहीं मिलता। एक दिन संध्या ढेर सारे कपड़े धोकर पूरी तरह से थक जाती है, जिसके बाद बाथरूम से उठकर कमरे में आराम करने के लिए आती है, जहां उसके दोनों देवर पूरे कमरे में किताबें फैलाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। हे भगवान, देवर जी ने पूरे कमरे में कॉपी किताबें फैला रखी हैं, अब मैं आराम कैसे करूं? देवर जी को कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा। अचानक दीपक और संजय की नजर अपनी भाभी के थके हुए चेहरे पर चली जाती है। संजय, चल जल्दी से किताबें उठा ले, देखना भाभी सारा दिन काम कर करके भाभी कितनी थक गई हैं। क्या हुआ देवर जी, आप दोनों किताबें क्यों बंद कर रहे हो? पता है ना आप दोनों की परीक्षाएं पास आने वाली हैं। भाभी, आप हमारी परीक्षा के लिए परेशान मत होइए। एक सुबह से काम करके आप कितना थक जाती हैं, इसलिए आपको आराम की जरूरत है। इस तरह दोनों देवर भाभी को एक कमरे के कारण कई सारी परेशानी झेलनी पड़ती। ऐसे में दोनों हिचकिचाहट के कारण एक दूसरे से अपनी परेशानियां खुलकर नहीं कह पाते। तभी एक दिन मनोरमा मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर आती है। अरे ये ले जीतू की जोड़ू, मिठाई खा। मनोरमा काकी, ये मिठाई किस खुशी में? अरे कल ही हमने 7 कमरे का 100 गज का एक और नया घर खरीदा है। सच कहूँ संध्या बहू, तो मुझे तुझ पर बहुत तरस आता है। तेरे दोनों देवर सारा दिन निखट्टू की तरह कमरे में जमे रहते हैं। बेचारा जीतू दिन रात मेहनत करता है, मगर मजाल है कि तेरे देवर को थोड़ी सी भी शर्म आ जाए। बस कीजिए मनोरमा मौसी, आपका बड़ा घर आपके लिए है। भले ही हम देवर भाभी एक कमरे में रहते हैं, मगर इस एक कमरे में हमारे बीच कोई कड़वाहट नहीं, बल्कि हम खुश हैं। अरे क्या खाक खुश है तू? क्यों झूठ बोल रही है? अगर तू सच में खुश होती तो तेरा चेहरा परेशान नहीं होता। पता नहीं तुम देवर भाभी एक ही कमरे में कैसे बेशरम के जैसे रहते हो। हाँ। इस तरह अमीर घमंडी मनोरमा दोनों देवर भाभी को एक कमरे में रहने के पीछे उनकी बहुत बेइज्जती करती है, जिसे संजय और दीपक की भाभी की आंखों में आंसू भर आते हैं और अपनी भाभी को ऐसे रोता हुआ देखकर उसके दोनों देवर को बहुत ही बुरा लगता है। रात को जब जीतू घर आता है तो उस रात अपने दोनों देवर के सो जाने के बाद संध्या जीतू से कहती है, सुनो जी, आखिर कब तक हम एक कमरे में रहेंगे? आज तो हम 4 जने हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे तो परिवार बढ़ेगा, और कल को जब देवर जी की शादी होगी तो मेरी दोनों देवरानियां कैसे रहेंगी इस एक कमरे में?
आपको नहीं लगता कि अब हमें बड़ा घर ले लेना चाहिए? क्या मैं नहीं चाहता कि हम भी बाकी लोगों की तरह बड़े घर में रहें, मगर इस एक कमरे में जिंदगी काटना हम गरीबों की मजबूरी है। पिताजी माँ के चले जाने के बाद मैंने अपना बचपन झोंक कर दिन रात भूखे प्यासे रहकर मैंने भरी गर्मी में ईंट की भट्टी पर ईंट ढोया और अपने दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया और पाई पाई जोड़कर एक कमरा बना सका। अब तो बड़ा घर लेने के लिए मैं मजदूर आदमी अपनी जान तो नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए जीतू अपनी गरीब जिंदगी को सोचते हुए रोने लगता है और उसके दोनों भाई उनकी सारी बात सुन लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह दीपक मेरे भाई, एक हमारे कारण हमारे भाई को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। घर खर्च चलाने के लिए भैया खून पसीना बहाकर 2 पैसे कमाते हैं और हम उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। सच तो है संजय कि हम दोनों भाई झूठ मूठ की पढ़ाई की आड़ में मेहनत से भाग रहे हैं। अब हमें भी कमाना होगा। इसके बाद दोनों देवर काम की तलाश में निकल जाते हैं और छोटी मोटी नौकरी करने लगते हैं। साथ ही रात को पढ़ाई करते हैं, जिसके बाद उन्हें एमए की डिग्री मिल जाती है और उनकी बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल जाती है। जिसके बाद संध्या के दोनों देवर घर लेने के लिए अपने छोटे छोटे खर्च भी घटा देते हैं और कुछ ही महीनों में वह 3 रूम का बड़ा घर ले लेते हैं। और इस दिन घर आकर दोनों संध्या की आंखों पर पट्टी बांधते हैं। देवर जी, आप दोनों मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हैं? चलो भाभी, आपके दोनों देवर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। फिर संध्या के दोनों देवर अपनी भाभी और भैया को गाड़ी में बिठाकर नए घर ले आते हैं और पट्टी खोलते हैं। भाभी आंखें खोलिए। देवर जी, ये आप हमें कहाँ ले आए हैं और ये बड़ा सा घर किसका है? आज से ये घर हमारा है भाभी, और लक्ष्मी के बिना घर कहाँ पूरा होता है। अंदर आइए भाभी। इसके बाद दोनों देवर अपनी भाभी का नए घर में एक बार फिर से गृह प्रवेश कराते हैं। इतना बड़ा घर देखकर संध्या का चेहरा खुशी से खिल उठता है और उसका अधूरा सपना पूरा हो जाता है। भाभी, अब हमें उस एक कमरे में जिंदगी नहीं काटनी पड़ेगी। अब हम खुशी से रहेंगे। भैया, आपने अपनी खुशियां अपने सपने मारकर हम दोनों भाइयों पर अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया, और भाभी को भी एक कमरे में इतनी सारी तकलीफें उठानी पड़ी, मगर भाभी ने कभी हमसे कोई शिकायत नहीं की, जबकि शादी को लेकर हर लड़की की आंखों में सपने होते हैं। थैंक यू भाभी, हमारे लिए इतना करने के लिए। देवर जी, जिंदगी में सुख दुख का आना तो लगा ही रहता है, जरूरी है तो बस खुशियों को ढूंढने की। इस तरह आखिर में दोनों देवर भाभी एक कमरे में रहने की परेशानी खत्म हो जाती है और सभी नए घर में खुशी भरी शुरुआत करते हैं।